बात इन्वेस्टमेंट की हो या महिलाओं के सौंदर्य की, गोल्ड सबका पसंदीदा होता है, लेकिन यही गोल्ड आज अपनी कीमत के सफर में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच गया। सवाल है कि गोल्ड कैसे खरीदा जाए। आखिर सराफा कारोबारी क्या कहते हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सराफा बाजारों में सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है। आज सोने का दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। सोना 732 रुपए उछाल के साथ 1,33,442 रुपए तक प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। जीएसटी समेत 24 कैरेट गोल्ड का रेट अब 1,37,445 हो गया। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,22,233 प्रति 10 ग्राम हो गई है। सोने की ज्वेलरी खरीदने वाले लोग हैरान हैं कि ये कीमतें कहां जाकर ठहरेंगी। न्यूज 18 की टीम ने मेरठ में एक सराफा कारोबारी से गोल्ड की बढ़ती कीमत पर बात करने पहुंची तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। सराफा कारोबारी ने बताया कि 1966-1967 में जेब से मात्र 195 रुपए खर्च कर प्रति 10 ग्राम में सोना खरीदा था। आज सोने की कीमत 1,34,000 रुपए के पार हो गई है। बस सन 68 में बताया मैंने आपको, 195 रुपए था सोने का दाम। उस समय 195 रुपए लिया हमने सोना। अच्छा। इन्होंने भी लिया इसी भाव में। अच्छा। तो आज देखते क्या भाव हो गया। और आम आदमी के पहुंच से भारी है। आप कह रहे कि आपने एक समय में 195 रुपए प्रति ग्राम सोना लिया है। प्रति 10 ग्राम। प्रति 10 ग्राम। प्रति 10 ग्राम लिया। प्रति 10 ग्राम आपने सोना लिया है। बिल्कुल लिया। सन 68 में लिया, बताया आपको मैंने। अच्छा। 68-69 की बात होगी आसपास। सराफा कारोबारी ने बताया कि गोल्ड के दाम कितने भी बढ़ जाएं, लोग गोल्ड खरीदना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड जितना अच्छा रिटर्न कहीं नहीं मिल रहा। ज्वेलरी की खरीदारी कम हुई है, वहाँ इन्वेस्टमेंट में गोल्ड जो है वो बढ़ा है। आज जो पब्लिक ज्वेलरी नहीं खरीद रही है, लेकिन उन्हीं में से एक वर्ग ऐसा है जो गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि इतना अच्छा रिटर्न उसको पिछले कुछ सालों में किसी भी चाहे तो स्टॉक मार्केट कह लीजिए, म्यूचुअल फंड कह लीजिए, या किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में नहीं मिला है। इसी साल के शुरुआत में जनवरी में सोने का रेट 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, तो लगातार बढ़ते बढ़ते दिसंबर में रेट 1,34,000 तक पहुंच गया है और ये सिलसिला लगातार जारी है। सराफा कारोबारी बताते हैं कि इसके पीछे प्रमुख वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। इंटरनेशनल मार्केट और वर्ल्ड वाइड डॉलर के वीक होने की वजह से ये नौबत आई है। एक जमाने में मोरारजी देसाई सरकार जब थी 78 के आसपास, तो उस वक्त सोना 700 रुपए प्रति ग्राम था और 2 साल के भीतर सोने का रेट नियर अबाउट 1200 रुपए प्रति ग्राम हो गया था। तो उस दौर में एक बहुत बड़ी खबर बनी थी। आज की तारीख में मात्र 11-12 महीने में ही सोने का रेट 60 से 70% तक बढ़ चुका है। यकीनन सोने के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उपभोक्ता परेशान हैं। इस पर चिंतन की आवश्यकता है कि आखिर सोने के दाम पर नियंत्रण कब होगा और इंटरनेशनल मार्केट कब अपनी पोजीशनिंग और मजबूत करेगी। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। एक गांव में बंदरों का आतंक ऐसा है कि महिलाएं छत पर कपड़े सुखाने नहीं जा पाती। लोग रास्ता चलना छोड़ चुके हैं। बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, बुजुर्ग घरों में दुपक कर रहने को मजबूर हैं। बंदरों का झुंड लोगों के लिए मुसीबत बन चुका है। तस्वीरें हरदोई के पिहानी कस्बे की हैं, जहां इन दिनों बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बंदरों का झुंड लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। बंदरों की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने में डरते हैं। स्कूल और कोचिंग जाने वाले बच्चों पर बंदर हमला कर देते हैं। बंदर न केवल राह चलते लोगों पर झपट्टा मार रहे हैं, बल्कि घरों की छतों पर कपड़े सुखाने जा रही महिलाओं पर भी हमला कर रहे हैं। इसके चलते महिलाएं छत पर जाने से भी कतरा रही हैं। कई जगहों पर बंदर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे राहगीरों को दौड़ा देते हैं। अचानक बंदरों के झुंड दौड़ने से कई बार बाइक सवारों के साथ हादसे भी हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि बंदर काटने की कोशिश भी करते हैं, जिससे दहशत का माहौल बना हुआ है। आए दिन बंदरों का यहाँ आतंक रहता है और ये पुराना डाकघर रोड है, काफ़ी चलता रहता है। यहाँ पर बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं, स्कूल जाते हैं और आज की
स्थिति तो ये रही कि 2-3 घंटे पहले सैकड़ों की संख्या में बंदर यहाँ पर थे, जो कि आपस में लड़ रहे थे। और उस दौरान काफ़ी जो हमारे बुजुर्ग हैं मोहल्ले के या जो साइकिल से मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो उन पर भी उन्होंने हमला किया। 1-2 लोग तो गिर गए, उनको हमने बचाया। पिहानी कस्बे के लोग बंदरों से इतने परेशान हो गए कि उनका कहना है कि बंदरों के आतंक से जीना मुहाल हो गया है। पिहानी नगर पालिका परिषद पर लोगों ने इस गंभीर समस्या पर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। बच्चों का अकेले बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और बुजुर्ग भी घरों में कैद होकर रह गए हैं। कई घंटों तक बंदर आपस में लड़ते रहते हैं। जो भी रास्ते से गुजरता है उसे काटने को दौड़ जाते हैं। दहशत की वजह से लोग घरों में ही दुबके रहने को मजबूर हैं। सर बहुत परेशान कर और बच्चन कहीं निकलन नहीं दे। बच्चा ट्यूशन जात उन्हें पकड़ ले, उन पर बिन दिपत 2-1 बच्चन काट खाइन। यहाँ पिहानी में यहाँ 1000 बंदर है, तो यहाँ देखो तहाँ घुस जाते हैं। बच्चनों को बड़ा परेशान करे हैं, कपड़ा लत्ता उठाई ले जाते, फाड़ डालते हैं। और घर में जो है जो उन्हें चारा डालो तब बहुत दौड़ पड़ते हैं। बंदरों के आतंक से स्कूल जाने वाले बच्चे भी दहशत में हैं। एक बच्चे ने रिपोर्टर के अंदाज में बंदरों के आतंक का आंखों देखा हाल बताया और नगर पालिका से मदद की गुहार लगाई। यहाँ पर बंदरों की इतनी सैकड़ों की संख्या में बंदरों का लड़ाई झगड़ा हो रहा था और बंदर एक दूसरे को दौड़ा रहे थे। सुबह कोचिंग के बच्चे भी जो जा रहे थे उनको बंदरों ने दौड़ाया और जब बंदरों ने दौड़ाया तो वो चक्कर खा के वहीं पर गिर पड़े। गिरने के बाद बंदरों ने उन पर हमला कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने, नगरवासियों ने बंदरों को भगाया और उस बच्चे को उठाया जो भी गिरा था, और वो मोटरसाइकिल या साइकिल जिससे भी था वो अपना चला गया। मेरा नगर पालिका परिषद पिहानी से यही निवेदन है कि बंदरों को अपने सुरक्षित स्थान पर पहुँचाएं और बंदरों का आतंक कम करें। यही मेरा नगर पालिका परिषद पिहानी से निवेदन है। कटते जंगल और बढ़ती नई बस्ती ने बंदरों का ठिकाना छीन लिया है। बंदर अब इंसानी बस्तियों में अपना कुनबा लेकर पहुंच जाते हैं और उछल कूद फांद करते हैं। इंसानों से खुद को खतरा महसूस होने पर हमला करते हैं। अब इन बंदरों से परेशान लोग बंदरों को कहीं दूर शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। हरदोई से आशीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जंगल से निकलकर एक हाथी रिहायशी इलाके में आता है और उसे देखने वालों की भीड़ जुटती है। लोगों को देखकर भड़का हाथी एक महिला पर हमले के लिए दौड़ पड़ता है। वहीं एक प्यासा बाघ नदी में पानी पीने गया तो मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। बाघ जैसा ताकतवर जानवर बिना पानी पिए ही लौट गया। तस्वीर हरिद्वार के भेल टाउनशिप की है, जहां एक जंगली हाथी काफी गुस्से में है और एक महिला पर आक्रामक है। हाथी बहुत तेजी से महिला पर हमले के इरादे से आगे बढ़ रहा है। हाथी को देख महिला अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही है। महिला ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल ये हाथी जंगल से निकलकर भेल के रिहायशी इलाके में आ पहुंचा। इस दौरान कुछ लोग हाथी का वीडियो बनाने लगे। अपने आसपास लोगों की भीड़ देखकर हाथी आक्रामक हो गया और वहां से गुजर रही एक महिला की तरफ दौड़ पड़ा। इसके बाद महिला ने भी भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि घटना में कोई हादसा नहीं हुआ। भेल टाउनशिप इलाके में आए दिन जंगली हाथियों की आवाजाही बनी हुई है। लोग वन विभाग से जंगली हाथियों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग करते रहे। वहीं उत्तराखंड के रामनगर से एक वीडियो आया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन से वीडियो सामने आया है। 18 सेकंड के इस वीडियो में बाघ पर मगरमच्छ हमला करता हुआ दिख रहा है। बाघ किसी तरह से खुद को इस हमले से बचा लेता है। वीडियो रामगंगा नदी का बताया जा रहा है, जिसमें बाघ पानी पीने गया था, लेकिन मगरमच्छ ने बाघ पर ऐसा झपट्टा मारा कि बाघ तेजी से पीछे हट गया। फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो नदी में पानी पीने जा सके। इस नदी में मगरमच्छ और घड़ियाल रहते हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको एक हैरान करने वाली रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिसमें दावा किया जाता है कि इस क्षेत्र में सांप भी नहीं आ सकता। इस जंगल में आने से सांप तक डरते हैं। क्या है इसकी धार्मिक मान्यता, देखिए। एक
ऐसा स्थान जहां दूर दूर तक नजर नहीं आते नाग। जंगल के इलाके में भी कभी नहीं दिखा सांप। परीक्षितगढ़ क्षेत्र का नागलोक से गहरा नाता। तस्वीर मेरठ के परीक्षितगढ़ क्षेत्र की है। माना जाता है कि यहाँ एक ऐसा इलाका है जहाँ सांप जंगल में बसे एक आश्रम की तरफ आने से डरते हैं। यही नहीं, सिर्फ एक आश्रम में नहीं बल्कि समूचे क्षेत्र में नाग नहीं नजर आते हैं। मान्यता है कि परीक्षितगढ़ से श्रृंगी ऋषि के आश्रम का नागलोक से गहरा नाता है। मान्यता है कि मेरठ का परीक्षितगढ़ इलाके का नाता महाभारत कालीन है और यहाँ अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित राजा हुआ करते थे। मान्यता है कि राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय का नाम लेने भर से ही सांप कोसों दूर भाग जाते हैं। हम इस वक्त उसी श्रृंगी ऋषि आश्रम में मौजूद हैं। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह का ये पूरा क्षेत्र है और बेहद ही ऐतिहासिक क्षेत्र है और इसका अनूठा इतिहास है। श्रृंगी ऋषि जी की मूर्ति यहाँ लगी हुई है और उसमें सांप गले में लिपटा हुआ दिखाई देता है। राजा परीक्षित की मृत्यु सांप के काटने से हुई थी। उसके बाद परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पकुल को समाप्त करने की ठान ली थी। मान्यता है कि फिर जैसे तैसे देवताओं के आग्रह पर सर्पलोक का विनाश होने से रुका था। कहा जाता है कि यह जन्मेजय का नाम लेने भर से ही सांप कोसों दूर भागते हैं। कहा जाता है कि राजा परीक्षित ने तपस्या में लीन ऋषि के पिता शमीक के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। उसके बाद ऋषि ने ये श्राप दिया था कि राजा परीक्षित की मृत्यु सर्पदंश से होगी। इसके बाद इस इलाके में सांप कभी नजर नहीं आया। कि तक्षक नाग के दंश से मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र जन्मेजय ने क्रोधित होकर सर्प जाति को ही समाप्त करने का संकल्प ले लिया था और इसके लिए श्रृंगी ऋषि आश्रम परिसर में यज्ञ शुरू कर दिया गया। वो धीरे धीरे सांपों की आहुति देते जा रहे थे। सांपों पर अस्तित्व का संकट देख तक्षक नाग ने इंद्रदेव से मदद मांगी। इसके बाद इंद्रदेव ने राजा जन्मेजय को समझाया, तब जाकर उन्होंने यज्ञ बंद किया था और तब से लेकर अब तक इस आश्रम में सांपों को लेकर अलग अलग मान्यताएं चल रही हैं। जैसे इस परिसर में सांप आने से डरते हैं तो कोई कहता है कि इसके अंदर किसी को सांप डसता नहीं है। कहा जाता है कि राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद ही कलयुग अपने पैर पसारने लगा था। मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ से 25 किलोमीटर दूर किला परीक्षितगढ़ से कलयुग की शुरुआत हुई थी। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड की दशा और दिशा पर चर्चा के सबसे बड़े मंच न्यूज़ 18 के डायमंड स्टेट समिट में हमारी अगली मेहमान है उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या, जिनके कंधों पर राज्य को खेल की दुनिया में अहम पहचान दिलाने की जिम्मेदारी है। समाज की सोच कि आखिरकार एक बच्चे के लिए भी और एक बच्ची के लिए भी किस प्रकार से एक खिलाड़ी बनना मतलब एक हास्य का विषय या एक ऐसा विषय, अंधकार का विषय या जिसमें भविष्य ही ना हो, ऐसा विषय नहीं रहना चाहिए। तो इसको लेकर बहुत जमीनी स्तर पर काम हुआ और जमीनी स्तर पर काम करने के लिए सामाजिक सोच में परिवर्तन लाने के लिए ऐसी पॉलिसी का निर्माण हुआ जिसमें हमने ये शुरुआत करी कि 8 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं और 14 से लेकर 23 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, जिसमें बालक भी हैं, बालिकाएं भी हैं, उन्हें मुख्यमंत्री उद्यमान उन्नयन योजना से जोड़ा, उन्हें मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना से जोड़ा। दोनों को इस कैटेगरी को जोड़ने का मतलब ये था कि उन्हें हम प्रति मतलब ये शायद किसी राज्य में ऐसा संभव हो रहा हो कि किसी को खिलाड़ी बनने के लिए या खिलाड़ी की नर्सरी न्याय पंचायत स्तर पर तैयार करने के लिए उसको पैसे दिए जा रहे हो। 1500 रुपए उस बच्ची को जो 8 वर्ष का बच्चा या बच्ची है और 2000 रुपए उस युवक को जो कि 23 वर्ष तक का है, जिसको कि अपने खेल संसाधन लेने के लिए चाहे उसे ट्रैक सूट लेना हो, शूज लेना हो, इक्विपमेंट लेना हो, वो ले सकता हो। इसके लिए हमने उनको ताकत दी। मुझे खुशी होती है कि इससे पेरेंट्स ने उस चीज को बोझ के रूप में नहीं लिया कि मुझे अब किताबों के अलावा या अन्य चीजों के अलावा मुझे ये भी चीज खरीद के देनी है। तो बच्चे जो इच्छुक थे वो ये सब खरीदने में सक्षम हुए और उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू किया। दूसरा नीतिगत ऐतिहासिक निर्णय जो हो सकता है कि देश के गिने चुने राज्य में हमारा उत्तराखंड, जिसमें एक लड़ाई थी कि हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर यदि नेशनल में मेडल ले आए, यदि इंटरनेशनल में मेडल ले आए तो उसके बाद क्या, उसके बाद उनका कहाँ करियर जाता है, वो कहाँ भटके, वो कहाँ जाए, प्रदेश से बाहर जाए या किसी अन्य राज्य में जाए।
तो क्यों नहीं उनको अपने ही राज्य में सेवा करने का अवसर मिले, क्यों नहीं वो अपने राज्य के लिए खेले, क्यों नहीं अपने राज्य में एज ए कोच काम करे, क्यों नहीं अपने राज्य में कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करे। तो मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सामने जब विषय रखा गया तो हमने आउट ऑफ 10 जॉब का रास्ता किए हुए आज वो डिपार्टमेंट की सेवा भी कर रहे हैं, एज ए कोच भी वर्क कर रहे हैं और एज ए अपने कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाज की उस सोच को कि आगे भविष्य क्या होगा, यानी कि स्पोर्ट्स को करियर के रूप में स्थापित करने के लिए ये बहुत मोहर का काम किया आउट ऑफ 10 जॉब ने। दूसरी एक और बात मैं बताऊंगी कि 4% रिजर्वेशन एक समय था जहां पर रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन एक इस रिजर्वेशन पे हाईकोर्ट की रोक लग गई थी, उसके लिए भी लड़ाई लड़ी गई और आज जो है वो 4% रिजर्वेशन हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है। यानी कि 2 अमूलचूल परिवर्तन इसमें किए गए। आउट ऑफ 10 जॉब दिया गया, यानी कि आप पेरेंट्स ये नहीं कह सकते कि आप मेडल लाओगे प्रदेश के लिए, देश के लिए, तो आप कहाँ जाओगे। आप सीधे सीधे जो है आप गवर्नमेंट के जॉब में सेवा दोगे, प्लस अपने कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे, प्लस आप एज ए कोच अन्य बच्चों को तैयार करो। यानी कि आम के आम गुठलियों का दाम ये खिलाड़ी बनना हो गया। यानी कि असम का एक शख्स राजेश महानंद सनातन जागरण यात्रा पर निकला है और अब तक 17,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने का भी दावा है। अपने पूरे शरीर पर उसने टैटूज बनवाए हैं। शरीर पर कई हस्तियों के टैटू, माथे पर जय हिंद और हाथों में लिखा है जय श्री राम और भारत माता की जय। ये असम के रहने वाले राजेश महानंद हैं, जो हिंदुओं को जागरूक करने के लिए सनातन जागरण यात्रा पर निकले हुए हैं। 3 साल पहले इन्होंने इस यात्रा को शुरू किया। अब तक पैदल 17,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। शरीर पर पीएम मोदी, सीएम योगी समेत तमाम हस्तियों के टैटू बनवाए हुए हैं। राजेश महानंद जी ने अपने बदन पर वो सभी टैटूज बनवा रखे हैं जो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। यह है राजेश महानंद और इन्होंने सीने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का टैटू बना रखा है। असम के मुख्यमंत्री बिस्वा जी का टैटू बना रखा है। अनुपम खेर जी का, बॉलीवुड के कलाकार, इनका टैटू बना रखा है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए शिवराज सिंह चौहान जी का टैटू बना रखा है। पीछे आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने नरेंद्र मोदी जी का। देहरादून में हुए न्यूज 18 के डायमंड स्टेट समिट कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की और उस दौरान उन्होंने एसआईआर पर विपक्ष के हंगामे से लेकर घुसपैठ तक सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। कि जो वोट चोरी की बात करते हैं वो लोग खुद घुसपैठियों को बसाने का काम करते हैं। अभी तक वो लोग कहीं ना कहीं जबरन जो वोट ऐसे लोगों के बनवा देते थे जो दूसरे हमारे जो देश के नागरिक हैं उन नागरिकों के अधिकार को छीनने का काम करते हैं और उन लोगों को ही परेशानी हो रही है। भाई अगर चुनाव आयोग कोई काम कर रहा है, कानूनी रूप से काम कर रहा है, तो उसमें से किसी को क्यों परेशानी होनी चाहिए? नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि आखिर इसमें परेशानी क्या है? अगर वोटों की ठीक प्रकार से जांच पड़ताल हो रही है कि आप यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते, आपका पहले यहाँ पर वेरिफिकेशन किया गया है कि नहीं किया गया है, या आपकी पृष्ठभूमि कहाँ की है, तो उसमें क्या दिक्कत है? हम तो राज्य के अंदर नहीं, मैं देवभूमि की बात कर रहा हूँ आपको। देवभूमि में हम तो ये काम पहले से भी कर रहे हैं। हमने यहाँ वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई हुई है। हम यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हम हमारे 12 स्टेट्स में तो उत्तराखंड नहीं है। जो 12 राज्यों में एसआईआर है उसमें मगर प्री एसआईआर एक्सरसाइज चल रही है आपके स्टेट? नहीं, हमारे यहाँ पहले चल रही, क्योंकि हम डेमोग्राफी और यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य जो पहले के समय में काफी खराब हुए हैं, काफी डेमोग्राफी में भी छेड़छाड़ हुई है, वो हमारे जैसे राज्य के लिए किसने करी? ये जो लोग पहले जो है जिन लोगों को इसके कारण से तुष्टीकरण जो करते थे, जो तुष्टीकरण को बढ़ावा देते थे, जो वोट बैंक की राजनीति करते थे, जिनको आज एसआईआर होने से परेशानी हो रही है, वोटों की जांच पड़ताल हो रही है, उससे परेशानी हो रही है, वेरिफिकेशन चल रही है, जिसको परेशानी हो रही है, उन्हीं लोगों के समय में हुआ है। ऐसे जगह पर लोगों को बसा दिया गया जी, जहां पर उनका कोई नामो निशान नहीं था, कोई अस्तित्व नहीं होता था। तो उत्तराखंड में ये घुसपैठ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं, बिल्कुल चैलेंज है। जैसे पूरे देश में, उत्तराखंड में कुछ ज्यादा है। उत्तराखंड देवभूमि है जी। कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी के लिए कहे गए अपशब्द पर भी सीएम धामी ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया।
कब्र खुदेगी आज ही नारा लगा है। अगर आपने सुना हो कांग्रेस की रैली में कांग्रेस की नेत्री उन्होंने कह दिया, मुझे अफसोस भी नहीं अपने बयान पर। देखिए, अब ये मैं यही कहूंगा कि इनकी हताशा का, इनकी निराशा का ये प्रमाण है और नीचता की पराकाष्ठा है। आज जहां मोदी जी हर गरीब का एक आशा बनकर पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं, विश्वास बनकर काम कर रहे हैं, सेना के जो सैनिक हमारे बॉर्डर पर आज देश की रक्षा सुरक्षा में उनके मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश दुनिया में भारत का नाम बढ़ा रहे हैं। आखिर कांग्रेस किस निष्ठा पर आजकल जिस प्रकार से उनके नेता हैं, उनके साहबजादे हैं, उनकी पार्टी के युवराज हैं, वो जिस प्रकार से आज मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध कर रहे हैं, वही इन्होंने बिहार के चुनाव में भी इसी प्रकार के ओछे और नीच मानसिकता के नारे लगाए थे, जिसको पूरे बिहार के लोगों ने करारा जवाब दिया था। आने वाले समय में इस प्रकार के नारों से भी कांग्रेस जो बची खुची है, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, तो ये महात्मा गांधी जी की बात को बिल्कुल सत्य करने की ओर स्वयं ही आगे ले जा रहे हैं लोग।